Good morning, all of you. This is Mr. Pijatitis from Salem classes. So, today our discussing topic will be a song for Saint Cecilia's Day. This is a poem. At the same time, we say that this is an ode. Okay, so in this poem or in this ode, we will discuss about the analyzed part. Already we have discussed the summary and the introduction of the poem, and today we will discuss about analysis. So according to the analysis, what we will think, first of all we will think about critical analysis, then after we will think about theme, then after we will think of a structure, style. So all these 5 points we will discuss all together, and this is the second part of this poem. So first part already uploaded, and I hope you might have seen. So before entering to this video lecture, I have a small request. If newly you are watching this video lecture, so either newly you are visiting my channel, please subscribe the channel and hit the bell icon also, as much as possible to share your friends and to your classmates. So let's begin. तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि मैं बताया था कि हम इसे ऑड का एनालाइज पार्ट जो है उसी को हम देखेंगे। सो स्पेशली ये जो लेक्चर है ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और साथ ही साथ वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स, ये दोनों के लिए है। तो अगर किसी के पास वर्धमान यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो कोई, अगर उसके पास EG1 पोइट्री एंड ड्रामा अगर उसके पास है तो वो पेज नंबर 84 एंड पेज नंबर 85 ओपन करके देख सकता है। और राजस्थान यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए ये नोट्स ही जो मैं लेक्चर देता हूँ वही काफ़ी है। अगर आप अपने जो बुक है उससे अगर नोट्स है उससे अगर मैच करेंगे तो भी लगभग मिलता जुलता है। दोनों के जो कैरिकुलम एक ही प्रकार का है, दोनों का स्ट्रक्चर जो है एक ही प्रकार का है। सो ओके, अगर कोई वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स कोई टॉपिक राजस्थान यूनिवर्सिटी का ढूंढता हो बीए फर्स्ट ईयर का, अभी तक मैं सिर्फ बीए फर्स्ट ईयर का ही बना पाया हूँ, आगे मैं और इस काम को और बढ़ाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास इतना ही है। जैसे बीए फर्स्ट ईयर का पूरा होगा तभी जाकर बीए सेकेंड ईयर का करूँगा। तो एनीवे कोई दिक्कत नहीं। कोई वीडियो आपको अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्लेलिस्ट में नहीं मिलेगा तो वो आपको वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी का प्लेलिस्ट में से मिल सकता। तो चलिए और ज़्यादा देर नहीं करें और वीडियो को शुरू करते हैं। सो पहली बात है एनालाइज। इस एनालाइज में हम देखेंगे क्रिटिकल एनालाइज, ठीक है। ये 7.4.1। सो जैसे कि आप सभी जानते हैं, as you know that this ode is written or composed by John Dryden. Okay, John Dryden wrote this ode entitled A Song for Saint Cecilia's Day. Okay, Saint Cecilia's Day, to describe the power of music. ये जो पोएम को जॉन ड्राइडन लिखते हैं और ख़ास करके ये पोएम को एंटाइटल किया जाता है ए सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियस डे, और जिस पोएम के माध्यम से जॉन ड्राइडन यहाँ पे म्यूजिक का जो पावर है ना, उसी को यहाँ पे वो दर्शाते हैं। पोएम इन प्रेज फॉर म्यूजिक ऑफ सेंट सिसिलियस हैड बिकम द फैशन इन द 17th सेंचुरी। ठीक है, ये पोएम में खास करके म्यूजिक को और सेंट सिसिलिया को प्रेज करते हुए लिखा जाता है, जो कि 17th सेंचुरी में एक फैशन के रूप में चला था।
In writing this order, Dryden was in a way just following a common practice of his time. जैसे वो लिख रहे थे और लिखने के दरमियान में वो क्या करते हैं कि उस समय का जो कॉमन प्रैक्टिस है उस कॉमन प्रैक्टिस के अंतर्गत उन्होंने इस पॉइंट को लिखा है. नंबर 1, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज एंटाइटल्ड अ सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलिया's डे. ओके, एंड हियर इज ए फुल describing of the power of music. And in the poem, it is it is praising of Saint Cecilia's, and also it is one kind of fashion, the time of 17th century, and Dryden was just following the common practice of his time. So that is we need to understand. Then this order was designed for performance of the festival in 1687 by a newly formed musical society in London. The 22nd of November is celebrated as Saint Cecilia's Day in her memory. Saint Cecilia was a pious Christian lady who sacrificed her life in Rome in the year 2230 AD. She is adored as a saint and patron of music. So इसमें हम ये देखते हैं कि खास करके एक फेस्टिवल को लेकर के जो 1687 एक नए रूप से उभरता हुआ म्यूजिकल सोसाइटी इन लंदन में क्या किया गया, उसी के एक फेस्टिवल को लेकर के इस पॉइंट को डिजाइन किया गया. स्पेशली 22 नवंबर को हर साल ये उत्सव को मनाया जाता है और ख़ास करके इस उत्सव को मनाया जाता है और इस उत्सव के दरमियान सेंट सिसिलियास को क्या किया जाता है, याद किया जाता है. सेंट सिसिलियास कौन थी? वो एक धार्मिक और पवित्र क्रिश्चियन महिला थी और जिसने AD 230 में जिसको मार दिया गया था अपने विश्वास के कारण और अपने क्रिश्चियन जो बिलीफ के कारण. ठीक है, तो इसीलिए उसको एक सेंट यानी साध्वी के रूप में घोषणा की जाती है और यही कहा जाता है कि वो म्यूजिक का एक संग्रहीता है. ठीक है. Then Dryden signifies that the importance of music for the formation of the universe and the existence of life on universe. तो ड्राइडन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंस बात को सिग्निफाई करते हैं, मतलब दर्शाते हैं. वो क्या दर्शाते हैं कि म्यूजिक ये जो यूनिवर्सल का जो फॉर्मेशन हुआ है, ओके, ये जो यूनिवर्स का जो फॉर्मेशन हुआ है ये म्यूजिक के पावर के द्वारा ही हुआ है. इट वाज सिग्निफाइंग दैट बाय द ड्राइडन. ओके, सो द यूनिवर्स is designed or it was created by the power of divine music. When nature lay under a heap and disordered atoms, God's musical voice commanded them to rise on. Listening to the command, all the cold, hot, moist and dry atoms across and occupied their proper position. So here Dryden says that the atoms, they are scattered. Okay, they were scattered and disordered. The nature was fully disordered and that was fully scattered. ड्राइडन यहाँ पे कहते हैं प्रकृति का जो वर्तमान का जो ढंग को आप देखते हो, है ना, वर्तमान को जो रूपरेखाओं को आप देखते हो, ऐसा नहीं था, ये बिल्कुल बिखरा हुआ हालत में था.
लेकिन जब म्यूजिक बजा, when the music began, God's divine music started to blow or play, then all the atoms they get together and make a form of universe. तो जैसे कि ये सभी जो क्या था, ये सभी जो एटम्स से वो बिखरे हुए थे और सब क्या हो जाते हैं, जब गॉड का म्यूजिक बजना चालू हो जाता है तब वो सब इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद एक प्रॉपर पोजीशन में आ जाते हैं। ओके, जो बिखरे हुए एटम से वो गॉड का जो म्यूजिक को क्या करते हैं, वो ओबे करते हैं, उसको उनके आज्ञा को पालन करते हैं। दे ओबेड द पावर ऑफ द डिवाइन म्यूजिक। डिवाइन म्यूजिक क्रिएटेड द हार्मनी ऑफ द स्पिरिट। ये सभी जो है डिवाइन म्यूजिक को ओबे करते हैं, यानी उनको मानते हैं। और इसी तरह से क्या होता है कि हमारा अर्थ जो है हार्मोनी होकर के एक स्क्वायर शेप में बन जाता है। अगर अर्थ का शेप क्या है पूछा जाता है तो हम आंसर देते हैं स्फेरिकल शेप। इफ समबडी आस्क अस व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ, वी से द स्फेरिकल शेप द अर्थ, वी से दैट लाइक दिस। सो one thing we need to understand, the power of music is not a small thing. Okay, the divine music power, it is so great. So it is the reason to create the earth or to form the universe. That the things here the poet says. The cosmos is called the universal form. Okay, the cosmos is called the universal frame at the beginning of the poem. पोएम का जो शुरुआत जो होता है, शुरुआत में इस जगत को यूनिवर्सल फॉर्म के रूप में कहा जाता है। ग्रेजुअली द हेवनली म्यूजिक पास्ड थ्रू द होल रेंज ऑफ द यूनिवर्सल फ्रेम एंड क्रिएटेड ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। सो धीरे धीरे जैसे डिवाइन म्यूजिक ये यूनिवर्स में स्प्रेड करता है, तभी जितने भी नॉन लिविंग थिंग हैं, जितने भी लिविंग थिंग हैं, वो सब क्रिएट होने लग जाते हैं। व्हेन द म्यूजिक डिवाइन म्यूजिक पास्ट, ओके, पास्ट एंड थ्रू द यूनिवर्स, देन द लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग दे बिगन टू क्रिएटेड। वो सभी क्या होने लग जाते हैं, क्रिएट होने लग जाते हैं। द मैन वॉज क्रिएटेड इन द एंड आफ्टर द स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट एनिमल वेर क्रिएटेड। जब धरती में छोटे एनिमल्स और बड़े एनिमल्स से ये सब क्रिएट हो गए, ये सब क्रिएट होने के बाद फिर क्या होता है, इंसान क्रिएटेड होता है, यानी इंसान का सृष्टि होता है। म्यूजिक विच क्रिएटेड दिस यूनिवर्स हैज द पावर ऑफ डिस्ट्रॉइंग इट टू। म्यूजिक का पावर यदि ये धरती को क्रिएशन करने में है, तो म्यूजिक का पावर इस धरती को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी है। That we need to understand. If the power of music can create the world, create the universe, and it has the same power to destroy the earth. To destroy the earth. In the scheme of creation, this universe is merely a passing shadow. यह यूनिवर्स जो है ये एक passing shadow है, ठीक है, ये एक passing shadow है। Music will one day end this passing shadow, this pageant। और अभी ये जो passing का जो तमाशा चल रहा है, एक वक्त आएगा म्यूजिक उसको भी अंत कर देगा। ओके, एक वक्त आएगा, देयर विल बी अ डे म्यूजिक विल एंड दिस यूनिवर्स। दिस इज द रीजन दैट एट द एंड ऑफ द पोएम द पोएट कॉल्स द यूनिवर्स एट द क्रम्बलिंग पिगेंट, क्रम्बलिंग पिगेंट। दिस वुड हैपन ऑन द डे ऑफ फाइनल जजमेंट or the doomsday.
ओके, सो ये धरती पे एक वक्त आएगा जो क्या हो जाएगा, ये यूनिवर्स जो है टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ये पोएम के आखिरी हिस्से में इस बात को कहा जाता है। कब होगा? जब जजमेंट का टाइम होगा। जजमेंट का टाइम कब है? वह अंत के दिनों के बाद कहा जाता है। यह अंत के दिनों के बाद कहा जाता है। डूम्स डे, जजमेंट डे, ये सब अंत के दिनों के बाद कहा जाता है। इट इज रिटन इन द बाइबल दैट एंजल गैब्रियल विल अपीयर विद अ ट्रम्पेट ऑन द फाइनल डे ऑफ जजमेंट एंड ब्लो हिज ट्रम्पेट। ये कहा, जब बाइबल इस प्रकार बताता है कि आखिरी का जो दिन होगा, जजमेंट का जो दिन होगा, तब गैब्रियल जो है वो क्या करेगा? तुरही फूकेगा, ट्रम्पेट को बजाएगा। जब ट्रम्पेट बजाएगा तो तब क्या होगा? गैब्रियल कन्वेज हिज मैसेज थ्रू हिज म्यूजिकल, ऑल द लिविंग बीइंग शैल डाई एंड दैट द डेड शैल कम आउट ऑफ देयर ग्रेव एंड स्टैंड बिफोर गॉड। जितने भी जीवित लोग होंगे, उनके तुरही का शब्द सुनने के बाद जितने भी जीवित लोग होंगे, और उतने सारे लोग क्या हो जाएंगे, है ना, वो मर जाएंगे। लेकिन जो मरे हुए लोग होंगे वो सब क्या हो जाएंगे? अपनी कब्र से जी उठेंगे, अपनी कब्र से जी उठेंगे। एक बाइबल का टीचर होने के नाते मुझे भी याद है, पहला थिस्सलुनीके बाइबल का जो न्यू टेस्टामेंट है, पहला थिस्सलुनीके नाम का एक किताब है, उसका 4 अध्याय का 16 वचन में इस बात लिखा हुआ है। तो उसमें इस प्रकार लिखा जाता है कि जब तुरही फूके जाएगी तब क्या होगा, यानी ट्रम्पेट ब्लो किया जाएगा तब क्या होगा? हम जितने भी लोग जीवित हैं, हम सब तुरंत मर जाएंगे और एक नया शरीर को धारण करेंगे, और जितने लोग मरे हुए हैं वो भी क्या हो जाएंगे? ग्रेव से, यानी जो जहाँ पे उनको दफनाया गया हो, जहाँ पे उनको जलाया गया हो, या किसी को शेर खाया हो, किसी को सांप निकल गया हो, किसी भी कंडीशन में हो, वो फिर से जी उठेंगे और ईश्वर के सम्मुख में क्या हो जाएंगे? खड़े हो जाएंगे। ओके, ऑल दे will together in front of the judgment throne, who will pronounce his judgment according to record of good and bad deeds performed by each one of us during our lifetime. उसी जो जजमेंट के सिंहासन के जो सामने खड़े होंगे, खड़े होने के बाद हम धरती पे जितने समय तक जीवित रहे उतने समय तक क्या क्या किया गया है, हमने क्या किया है, वो सभी के बारे में एक लेखा जोखा जरूर होगा। ओके, रिमेंबर वन थिंग, द एंड डे वी हैव टू स्टैंड बिफोर गॉड, बिफोर द थ्रोन ऑफ जजमेंट, and there will be listing of our good deeds or of our bad deeds. According to our deeds we will get reward, either we will get punishment. That will be happen on the last judgment day. The orderly position of the atoms of the universe would be scattered by the effect of the music created by the trumpet, and as a result the universe will crumble down. That's very important. In the beginning we have studied that when the divine music played, all the atoms, they were scattered, but they joined together and make a form. But now the last and the final trumpet will blow when. So what happened? All atoms will scattered. All atoms will scattered. Means what they were in order, all things will be disorder. Okay, all things will be disorder. According to that way, the earth will destroy the trumpet, and as a result, the universe will crumble down. Thus, the music which made this universal frame shall create confusion and disorder. Because of that reason, the atoms will be confused and they would separate from each other and they would scatter from each other.
At the end of the ode, the poet described the end of the universe, so he called the cosmos as the crumbling beginning. तो यहाँ पे यही कहते हैं पैगेंट, मतलब फाइनली वो कहते हैं कि इसी प्रकार ये धरती क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू दैट वे द अर्थ विल डिस्ट्रॉय. Dryden discussed the effect of music produced by different instrument. Dryden here described about the musical instrument. When I was explaining about the summary, I was telling you that all musical instruments are not equal, and all the musical instruments sound effect are not equal. Different kinds of musical instruments are there, and they have different kinds of effect. Okay, different kinds of musical instruments are there, and they have different kind of effects. Okay, that we were discussing about when we were discussing the summary. Okay, but the instrument invented by Saint Cecilia is best amongst all instruments of music. There are varieties of musical instruments, but there is one musical instrument that was discovered by Saint Cecilia that was great. That instrument was, and that is great, and that is why we called she is the music संग्रहिता in हिंदी, है ना. हमने हिंदी में इस प्रकार कहा, उसको म्यूजिक का संग्रहिता के रूप में हम इसीलिए उनको कहा था. बट द इंस्ट्रूमेंट इन्वेंटेड बाय सेंट सिसिलिया इज बेस्ट अमंग ऑल इंस्ट्रूमेंट ऑफ म्यूजिक. दिस इंस्ट्रूमेंट इज डिवाइन. व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज दैट? दैट इंस्ट्रूमेंट वाज डिवाइन इंस्ट्रूमेंट. वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो के डिवाइन इंस्ट्रूमेंट है, यानी वो इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें आध्यात्मिक पावर भरी हुई है, एक आत्मिक इंस्ट्रूमेंट कहा जा सकता है. When Saint Cecilia produced music on this organ, an angel came down to earth mistaking for heaven. Okay, जब सेंट सिसिलिया अपना डिस्कवर किया हुआ म्यूजिक को प्लेइंग कर रही थी, और तब क्या होता है, स्वर्ग से एक दूत गलती से धरती को स्वर्ग समझ करके आ जाता है. ये धरती को ही स्वर्ग का एक भाग समझ करके आ जाती है. तो आपको पता है कि बाइबल के विश्वास के अनुसार स्वर्ग एक ऐसा जगह है जहाँ पे मतलब बहुत सारे दूतगण होंगे, एंजल्स होंगे, और वो सभी ईश्वर की स्तुति करते होंगे, गाना गाते हुए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हुए. वो हमेशा 24 घंटे वो ऐसे ही करते होंगे. और इसीलिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का जो प्लेइंग है खास करके चर्च में ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है. अगर आप कभी किसी चर्च का वीडियो वगैरह देखें या किसी चर्च में जाए तो आप देख सकते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का एक स्पेशल और डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वहाँ पर होगा, क्योंकि वो उनका परंपरा है. ठीक है, ये उनके आराधना का यानी पूजा का, उपासना का एक अंग है. ड्राइडन मीन्स म्यूजिक ऑफ हारमोनी. उनके मतलब से म्यूजिक हारमोनी हो गया. हारमोनी क्या चीज़ है? जो ये बजाया जाता है ये तो हारमोनी है, लेकिन और एक हारमोनी होता है जो एकत्रीकरण होना, जो एकत्रीकरण होना. ही टेल्स अस द प्रोसेस ऑफ हारमोनी एंड इट्स इफेक्ट थ्रू दिस पोएम. ही सेज अबाउट इफेक्ट ऑफ हारमोनी. हारमोनी का जो इफेक्ट क्या है वो इस पोएम के द्वारा बताते हैं. और साथ ही साथ हारमोनी इज द बेसिक थिंग फॉर प्रमोशन ऑल द डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स. यूनिवर्स को डेवलप करने में हारमोनी ही एक बहुत बड़ी भूमिका को निभाई थी. यानी हारमोनियम जिसको हम कहते हैं, हारमोनी का मतलब ये हो गया एकत्रीकरण होना,
द मीनिंग ऑफ हार्मोनी इज बीइंग यूनाइटेड, ओके, बीइंग यूनाइटेड। और हार्मोनी ही एक बेसिक थिंग है जो क्या करता है कि डेवलपमेंट को प्रमोशन करता है ये यूनिवर्स का। दिस ऑल्सो हिंट्स टुवर्ड द हार्मोनी amongst people and the harmony between nature and man। यह हार्मनी उनके लिए भी आवश्यकता है, इंसान के लिए भी है और नेचर के लिए भी है। तो आइए हम थीम को देखें। उसका सेकंड पॉइंट है थीम। एज ए क्रिटिक, एज ए लिरिक पोएट, ड्राइडन's fame rests on his three odes, and a song for Saint Cecilia's Day is prominent amongst them। ड्राइडन का जो 3 ऑड्स है, लिरिक ऑड्स है, ठीक है ना, और ये ऑड्स जो 3 है, 3 में से सेंट सिसिलियस डे, ओके, सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियस डे परमानेंट है, यानी उन सभी से थोड़ा महत्व रखता है। Here the poet illustrates his skill in making the line march to the major theme of his thought। अपनी थॉट को लाइन लाइन करके पंक्ति के भांति उन्होंने क्या कर रखा है, उसको लिख रखा है। हार्मनी emerges to be the basic idea in this ऑड। हार्मनी जो है वो क्या करता है कि ये पूरा ऑड में, ये पूरा पोएम में हार्मनी को विशेष करके प्राधान्यता दी जाती है। व्हेन हार्मनी एंड ऑर्डर इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड द वर्ल्ड इज क्रिएटेड। जब हार्मनी हुआ यानी एकत्रीकरण हुआ, जैसे कि मैं पहले बताया था कि जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ब्लोइंग किया गया और तभी सभी हार्मनी होने लगे, यानी जितने भी एटम्स थे, कण थे, वो सभी इकट्ठा होने लगे, है ना, एक ऑर्डर पे आने लगे। तो ये मेन बात है। द वर्ल्ड वुड बी डिस्टर्ब्ड एंड क्रम्बल्ड डाउन व्हेन हार्मनी वुड बी अनटर्न्ड। लेकिन जब यह हार्मनी बिखर जाएगा, है ना, तो ऑटोमेटिकली यह अर्थ क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। यानी हार्मनी के पास एक पावर था कि उसने धरती को इकट्ठा किया, सृष्टि किया, और बाद में जब वो बिखर जाएगा तो आगे चल करके क्या होगा कि अर्थ कंप्लीटली नष्ट हो जाएगा। द स्ट्रक्चर, इट इज ए लिरिक पोएम ऑफ एलाबरेट मेट्रिकल स्ट्रक्चर, solemn in a tune and in the form of address। यह लिरिक पोएम है और ख़ास करके मेट्रिकल स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर किया गया है। द थीम इज ग्रेव एंड यूनिवर्सल एंड द प्रेजेंटेशन इज डिग्निफाइड। ठीक है, इसका जो प्रेजेंटेशन बहुत ही डिग्निफाइड यानी प्रतिष्ठित रूप में उसको प्रेजेंटेशन किया जाता है। ड्राइडन अटेम्प्ट टू इमिटेट द इफेक्ट ऑफ म्यूजिक इन लैंग्वेज which reach their height in this order। तो यहाँ पे म्यूजिक को इस प्रकार से मतलब वो अपनी लैंग्वेज से मतलब वो वर्णन करते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, यानी वो उसके अंदर तक चला जाता है, यानी उनको ढंग से वो समझ में आ जाता है। इट इज पिंडेरिक in its structure and those consist of a number of short stanzas similar in length and arrangement। इसमें बहुत सारे, ये और थोड़ा बड़ा है और उसमें बहुत से स्टांजा हैं और वो स्टांजा जो है कई गहरा अर्थ को प्रकट करता है और स्टांजा का जो अरेंजमेंट है उसको व्यवस्थित ढंग से भी किया गया है। ड्राइडन इंट्रोड्यूस द कोरस to adopt the true tropic structure। और हम यहाँ पे देखते हैं कि ड्राइडन यहाँ पे जो कोरस को दिया है
ये कोरस एक ट्रू स्टॉपिक स्ट्रक्चर के आधार पर दिया गया है। इन एंशिएंट ड्रामा an strophe was sung in the chorus while dancing toward one side of the other orchestra. The cadence of one line is carried to the text, and the sound of the former glides gently into that which follows without leaping फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर। यानी लाइन को इस प्रकार से बना करके रखा हुआ है कि सब एक ही अर्थ को व्यक्त कर रहे हैं, कोई किसी को क्या नहीं कर रहा है, कोई किसी को भीड़ नहीं रहा है। तो ये तो था स्ट्रक्चर है। अब स्टाइल हम देखते हैं। ड्राइडन हैज मेंटेन स्ट्रिक्ट यूनिफॉर्मिटी। ड्राइडन अपने स्टाइल में, इस पोएम का जो स्टाइल है ये एक रूपता के ऊपर विशेष करके ध्यान देते हैं। हिज हीरोइक कपलेट शो यूनिफॉर्मिटी, प्रेसिशन एंड रेगुलरिटी। ये जो हीरोइक कपलेट है मतलब हर दो लाइन के बाद जो राइमिंग्स के मिलता हो, ठीक है, जो राइमिंग्स के निकलता हो उसको हीरोइक कपलेट कहा जाता है। और ये जो हीरोइक कपलेट जो है बिल्कुल रेगुलरिटी के मोड पे है। हिज डिक्शन इज इन ए ट्रू और विथ हिज आइडियाज ही डिसिप्लिन्स हिमसेल्फ टू यूज द प्रेसिस वर्ड रादर देन the word with the vague area of association, endeavoring always to express as clearly, as firmly as possible what he means to say। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उनका जो मतलब लिखने का जो तरीका है, एक यूनिफॉर्मेलिटी को वो लेके आते हैं, यूनिफॉर्मिटी को लेके आते हैं, और साथ ही साथ छोटे छोटे खंड वाले शब्द होगा और जिसका अर्थ बहुत लंबा निकलेगा। इसी प्रकार का शब्द का इस्तेमाल किया है, ना कि वो बहुत बड़ा करके उन्होंने लिखा है। बट वर्ड्स ही हेल्ड वेयर ओनली द कलरिंग ऑफ द पोएम पिक्चर। व्हाट वाज इम्पोर्टेंट was the idea, through the coloring was the first stroke the eyes. So whatever word he used, he is still use language that might be spoken by man to man. It is never more poetic. That is one of his great trumps. तो जैसा भी है, उन्होंने जैसा भी लिखा है, ये उनका लेख को एक जीत की दर्जा दी जाती है, क्योंकि इतना सुंदर से उन्होंने इस पोएम को रचना किया है ना, क्योंकि एक पर्टिकुलर विषय के ऊपर ही रचना किया है। तो मुझे पहले बता देना चाहिए था। ऑड का मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या व्यक्ति या वस्तु के ऊपर ही उस पोएम को लिखा गया हो, उसी को ऑड कहते हैं। पोएम एक तो छोटा पोएम होता है, बड़ा पोएम होता है। तो जो बड़े भाग तरह का जो पोएम होता है ये वही पोएम है जिसको ऑड भी कहा जाता है। तो इस पोएम का मेन मतलब यहाँ पर ये निकल के आता है कि ये धरती को सृष्टि कैसे किया गया था। ठीक है, दुनिया में इतनी सारी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है। और तीसरी बात है, ये धरती का अंत भी इस म्यूजिक के द्वारा ही होगा। यही मेन थीम है, आपको इतना याद रखना जरूरी है। सो थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन क्या करें, यह पॉइंट भी उतना लंबा है। मे गॉड ब्लेस यू, हैव ए गुड डे।